नमस्कार बच्चों। मैं प्रमोद सती एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सुपर 100 कार्यक्रम में। और बच्चों आज हम एटम की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका जो परमाणु जो आपके सिलेबस में है बच्चों, तो उसमें आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, चाहे वो नीट में हो या चाहे वो जेई में हो बच्चों। ठीक है, और पिछले 3-4 सालों से मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आपका जो एटम से हो गया है, आपका न्यूक्लियस से हो गया है, ठीक है, आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वहां से हो गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका परमाणु का जो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे उसको हम शॉर्ट स्टडी करेंगे, उसमें हम आपको ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि बोहर परमाणु मॉडल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उससे पहले हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं थोड़ी सा शॉर्ट में। तो बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में जंप करने के लिए, मतलब एक नई फिजिक्स को समझने के लिए 19वीं सेंचुरी का सबसे फेमस और फ्रूटफुल एक्सपेरिमेंट है बच्चों। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद और जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसके बाद बच्चों फिजिक्स और पूरी साइंस में ड्रास्टिक चेंजेस आया हुआ है। ड्रास्टिक चेंजेस आया हुआ है बच्चों। पिछले जो 150 सालों की रिसर्च है उसके पहले 1000 सालों की रिसर्च के लगभग बराबर है। तो जो व्यक्ति बोलता है कि आदमी ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, वो पूरी बात सही नहीं बोलता है। हाँ, आदमी हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज कम कर दिया है, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली रिसर्चर, आपके साइंटिस्ट, आपके इंजीनियर सब क्या हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से डे बाय डे क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। वो किसका नतीजा है? रिसर्च का नतीजा है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज परमाणु के बारे में। ठीक है बच्चों, तो वो जो अपने क्लास 8, 9, 10 में जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको सब छोड़ते हुए हम सीधा आ रहे हैं बच्चों कि 1911 में, ऑल दो इन्होंने 1906 में ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर दोबारा रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, गीगर और मार्टसन। रदरफोर्ड के सानिध्य में इन दो स्टूडेंट ने, जो कि बैचलर की डिग्री ले रहे थे, बीएससी स्टूडेंट आप समझ सकते हो, इन्होंने 1911 में रदरफोर्ड ने एक सेटअप दिया है बच्चों। एनसीईआरटी की बुक में आपको दिख जाएगा ये सेटअप। तो इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट दिया और इन दो स्टूडेंट को बोला, यार जो जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, जो जो आपको दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, वो आप हमें बताएं। ठीक है, तो इन दो स्टूडेंट ने इस एक्सपेरिमेंट में जो जो हुआ, जो जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने अपने टीचर को बताया कि हाँ ये चीजें इसमें हो रही है। तो फिर इन तीनों ने, टीचर और इनके स्टूडेंट ने मिलकर एक परमाणु का एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं बच्चों अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये एक्सपेरिमेंट जो किया है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और उसके बाद जो मॉडल इन्होंने दिया वो होता रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आप उसको कह सकते हैं। तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बच्चों उन्होंने सबसे पहले एक अल्फा कण स्रोत यहां पर लिया, बिस्मथ हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, जो रेडियो एक्टिविटी के अल्फा पार्टिकल को कंटिन्यूअसली निकाल रहा होगा। तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। अल्फा कण के पास क्या होता है बच्चों? +2e पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब +2 धनात्मक चार्ज होता है। और अल्फा कण को हम हीलियम का नाभिक भी बोलते हैं। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है बच्चों। हीलियम का नाभिक का मतलब अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित है, तो प्रोटॉन के पास 2 प्लस चार्ज, एक प्रोटॉन के पास +e, तो 2 प्रोटॉन के पास +2e चार्ज। ओके, तो अल्फा कण ये बिस्मथ या पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले, जो कि अल्फा कण को कंटिन्यूअसली क्या करे, निकाले। ठीक है बच्चों, इसको कवर अप किया गया है इससे, ताकि अल्फा कण इधर को न जा पाए। उसके बाद लेड ब्रेक्स,
मतलब लेड की रॉड यहां पर लगाते हैं बच्चों, क्यों? कोलिमेटेड करने के लिए, अल्फा कण सीधा चले जाए और जो इधर उधर जा रहे हैं उन सबको ये एब्जॉर्ब कर पाए। तो दैट इज द कोलिमेटेड करने के लिए आपने यहां पर लेड ब्रेक लगाया, तो यहां से आपके अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? पास कर रहे हैं। कुछ दूरी पर बच्चों क्या किया है? एक गोल्ड सोने की पतली परत ली है, एक सोने की प्लेट ली है इन लोगों ने, जो 1911 में क्या लिया था? एक गोल्ड की क्या ली थी? एक थिन गोल्ड फॉयल ली थी बच्चों, थिन गोल्ड फॉयल ली थी। क्यों ली थी थिन गोल्ड फॉयल? क्योंकि ये फॉयल उस टाइम सबसे पतली बन सकती थी और वो चाह रहे थे कि इस गोल्ड के फॉयल में लगभग एक ही परमाणु आए, मतलब परमाणु दो परमाणु एक साथ ना हो। मतलब यहां पर कोशिश उनकी ये थी कि एक पार्ट में सिर्फ एक ही परमाणु हो। एक मतलब जैसे आप समझते हो ना, दो तीन बॉल हो, दो तीन बॉल, बहुत सारी आपकी टेनिस की बॉल है और टेनिस की बॉल के आपने सिर्फ एक लेयर बनाई है, तो वैसे ही ये इस गोल्ड की फॉयल पतली बनाने का मकसद ये था कि परमाणु की केवल एक लेयर बने। तो इसलिए इन्होंने ये लगभग कितनी मीटर ली? 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁸ मीटर थिन गोल्ड की फॉयल ली, ताकि यहां पर क्या हो कि हमें एग्जैक्ट आइडिया इस एटम के बारे में लग पाए। ठीक है, तो गोल्ड की फॉयल ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया बच्चों? इस पूरे सेटअप को जिंक सल्फानाइड की यहां पर कोटिंग की इस पर और उससे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके। और ये पूरा का पूरा जो चेंबर था, इसको बच्चों निर्वात में किया गया, वैक्यूम था यहां पर, सारा का सारा क्या क्रिएट किया गया? वैक्यूम किया गया। मतलब जहां पर गैसें ना हो, ताकि ये अल्फा कण उन गैसों से विचलित ना हो जाए या कोई रिएक्शन ना कर ले, ये सारा का सारा क्या निर्वात में अप्लाइड किया गया है। ठीक है, इतना एक्सपेरिमेंट मैं कह रहा हूं आज की डेट में इसके ड्रॉबैक बहुत है, लेकिन फिर भी जितना फेमस और जितना सक्सेसफुल उस टाइम था 1911 में, आज भी उतनी ही सक्सेस इसमें मिलती है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये आपका प्रयोग था, क्योंकि इसने नई फिजिक्स और नए साइंस को समझने का, सोचने का हमें एक तरीका दे दिया बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये सारा, अब इसमें इन दो स्टूडेंट ने क्या देखा और उन्होंने अपने टीचर को क्या कहा कि क्या क्या दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं बच्चों प्रेक्षण, कि इन्होंने क्या क्या उसमें ऑब्जर्वेशन देखा। तो मैं यहां लिखते जाता हूं या शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, इन्होंने प्रेक्षण क्या देखा? ऑब्जर्वेशन। और तीनों ने मिलकर उस पर क्या निष्कर्ष निकाला, उसी को बोलेंगे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप समझते रहना, कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, तो उन्होंने देखा बच्चों की जो अल्फा कण, पहला प्रेक्षण क्या था उनका? पहला प्रेक्षण, अच्छा उन्होंने प्रेक्षण इसको ना आपके टेबल में, आपकी किताबों में एक ग्राफ से इस तरीके से बनाया गया होगा बच्चों। ये आपका किस एंगल पर अल्फा कण क्या डेविएट हो रहे, ये एंगल थीटा, डेविएशन एंगल, प्रकीर्णन कोण के अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण तो सीधा आर पार चले गए थे, कुछ एंगल पर डेविएट हो रहे एंगल पर, और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा कण जो इस एंगल पर डेविएट हो रहे हैं, कितने वो आपके एंगल है। तो नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने 10 ले लिया है, यहां पर 10⁻3, यहां पर 10⁻4, यहां पर 10⁻6, यहां पर इधर बना लेता हूं मैं इसको, है ना, 1 मिनट। ठीक है, यहां पर बना लेता हूं थोड़ी सा, ओके, कि क्या इन्होंने देखा था। ये आपका एंगल, स्कैटरिंग एंगल, क्या प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल, और ये अल्फा, कितने अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो हो रहे हैं। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, यहां पर मैंने 10 ले लिया, यहां पर 10⁻4 ले लेता हूं, यहां पर 10⁻6 ले लेता हूं, 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल है ना बच्चों, 10⁻6
यहां पर ले लेता हूं 10⁻7। तो इन्होंने जो इसमें ऑब्जर्वेशन करके जो इन्होंने डाटा देखा बच्चों, वो डाटा किस तरीके से आ रहा था, लाइक दैट। ओके, और जो जो उन्होंने डाटा लिया वो इस तरीके से था। ये ग्राफ तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार खींच दिया। तो ये तो बच्चों सबसे ज्यादा जो अल्फा कण थे, देखो ये 1 डिग्री, इसको मैंने अब मैं बढ़ा देता हूं, इसको 50 डिग्री कर लेता हूं, ठीक है। और ये जो लास्ट में आ रहे हैं तो यहां पर 180 डिग्री। ओके, ये 1 के नजदीक आपका क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया बच्चों। और यहां पर ये 0 है। अब इसको अभी समझ में आएगा आपका कि क्या है ये, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा इन स्टूडेंट ने, कि इन्होंने देखा कि जो अल्फा कण है ना, अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे थे कि बिना विचलित हुए सीधा आर पार चले जा रहे थे इस गोल्ड की फॉयल से। मतलब ये समझो कि जैसे एक मच्छरदानी की जाली है और उस पर मच्छर जा रहे हैं तो सीधा आर पार चले जा रहे हैं मच्छर। अधिकांश मच्छर क्या हो गए, सीधा आर पार चले जा रहे, ऐसा लगा कि बीच में जाली है ही नहीं। यह बहुत पतली जाली है, मतलब उसके छेद बहुत बड़े बड़े हैं और उस पर जो तागे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। मतलब यहां पर अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए बच्चों, सीधा आर पार चले गए। मतलब 99 पॉइंट, देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, 99.86% अल्फा कण बिना विचलित हुए आर पार चले गए, बिना विक्षेपित या विचलित हुए आर पार चल गए, विचलित हुए सीधे आर पार चल गए, सीधे आर पार चले गए, आर पार चले गए। इसका निष्कर्ष क्या बोला इन्होंने, इसका निष्कर्ष इन्होंने ये बोला कि यार एटम का अधिकांश भाग खोखला है। जैसे समझो ना बड़ी रिंग है, उस रिंग का बीच का स्पेस खाली है, अल्फा कण सीधा गया, कोई दिक्कत नहीं आई अल्फा कण को। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अगर खोखला नहीं होता तो अल्फा कण विक्षेपित होता। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बच्चों, खोखला होता है। इज इट क्लियर? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बच्चों, अधिकांश भाग खोखला है। ओके, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। इज इट क्लियर? दूसरा निष्कर्ष देखो कितनी खतरनाक बात है कि जैसे 100 अल्फा कण जा रहे होंगे, 100 में से 99.86 अल्फा कण तो सीधा चले गए। केवल 0.14% अल्फा कण जो थे बच्चों, केवल दूसरा वाला केवल आपका क्या है, ओनली 0.14% अल्फा कण जो थे वो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। अल्फा कण 1 डिग्री एंगल से क्या हो रहे थे बच्चों, विक्षेपित हो रहे थे। 1 डिग्री एंगल से क्या हो रहे थे बच्चों, विक्षेपित हो रहे थे। ओके, 1 डिग्री एंगल से क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। हाँ, इसमें बच्चों अल्फा कण बिना विचलित हुए अधिकांश, इसको अगर मैं ये वाली चीज और अच्छे से बताऊं तो 99.16 अल्फा कण, इसको लिख सकते हैं अल्फा कण ऐसे बच्चों। अल्फा कण जो आपका है, अल्फा कण 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच, 1 डिग्री के बीच विचलित हुए, सीधा 1 डिग्री के बीच विचलित हुए। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, कैसे कि 99.86% अल्फा कण 1 डिग्री से छोटे कोण पर विचलित हुए, 1 डिग्री से कम कोण पर विचलित हुए, विचलित हुए। ठीक है, विचलित हुए। इसी को आप रफ लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि परमाणु का मतलब अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधा आर पार चले गए। ठीक है बच्चों, ओके, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा पॉइंट बच्चों,
दूसरा पॉइंट, ये 1 डिग्री है ना। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट, ओके, दूसरा पॉइंट आपका क्या है बच्चों कि केवल 0.14% अल्फा कण ही क्या हुए, अल्फा कण 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर क्या हुए, विचलित हुए, जिनका एंगल क्या था बच्चों, जिनका एंगल क्या था, दैट इज द ग्रेटर देन 1 डिग्री, जिनका एंगल क्या था, जिनका कोण था 1 डिग्री से बड़ा था। तो 1 डिग्री से बड़े कोण पर केवल कितने पार्टिकल, 0.14% पार्टिकल, बहुत ही कम। और 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर विचलित हुए, मतलब कि यहां से जो आपके अल्फा कण आ रहे थे तो 99.86 तो 0 डिग्री पर विचलित हुए, या 0 और 1 डिग्री के बीच पर विचलित हुए, और केवल इतने परसेंट क्या हुए, 1 डिग्री से ज्यादा विचलित हो गए। इसका मतलब अल्फा कण क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और अगर कोई अल्फा कण क्या हो रहा है, 1 डिग्री से ज्यादा विचलित हो रहा है अल्फा कण, इसका मतलब वो किससे टकरा रहा होगा, किसी पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका परमाणु है, परमाणु के मध्य भाग में पॉजिटिव चार्ज होता है, परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है बच्चों, मध्य भाग में धनात्मक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है। क्यों कहा आवेश है, पॉजिटिव आवेश क्यों है बच्चों, क्योंकि उसने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, अल्फा पार्टिकल को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। भाई अल्फा पार्टिकल कब डिफ्लेक्ट हो सकता है, जब किसी पॉजिटिव पर जाने, किसी पॉजिटिव के नजदीक जा रहा हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इसलिए वो क्या हो गया बच्चों, डिफ्लेक्ट हो गया। इज इट क्लियर। दूसरी बात, तीसरी बात बच्चों, इसमें ये जो 0.14% है बच्चों, जो ये 0.14% है, इस वाले में से बच्चों मतलब 8000, आप कह सकते हैं कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल जब इधर गए, उन 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल, लगभग एक अल्फा पार्टिकल क्या था बच्चों, तीसरा इसी के अंदर वाला है, मैं इन दो को मिटा रहा हूं, ठीक है, इन दो को मिटा रहा हूं मैं। तीसरा वाला पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा वाला प्रेक्षण का पॉइंट क्या था कि 8000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण क्या हुआ बच्चों, जिसका डिफ्लेक्शन एंगल क्या था, 90 डिग्री से ज्यादा था, मतलब जिसका स्कैटरिंग एंगल क्या था, 90 डिग्री से ज्यादा था। मतलब जब आप 8000 अल्फा कण गए यहां से, तो एक अल्फा कण ऐसा था कि जिसका ये एंगल था, ये 90 डिग्री से क्या था बच्चों, बड़ा था। मतलब ये अल्फा कण गया और डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, तो अल्फा कण यहां पर डिफ्लेक्ट होके दिखा। तो यहां पर क्या करता है बच्चों, ये डिटेक्टर से पता करते हैं कि अल्फा कण दिख रहा है, ये लाइट फ्लैश करेगा अल्फा कण, और ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि यहां पर इस जिंक सल्फाइड की जो आपकी कोडिंग की है उस पर ये क्या करेगा, फ्लैक्स लाइट दिखाएगा, और ये न्यू डाइट से नहीं दिख सकता है बच्चों, ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। तो लगेगा हाँ कि यहां पर कुछ हुआ है, मींस अल्फा कण यहां पर आया हुआ है। तो इसी प्रकार ये अगर 8000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा पर डिफेक्ट हुआ था, इसका मतलब कि वो डिफेक्ट हुआ है, मतलब कि न्यूक्लियस में, ये दूसरे पॉइंट की गारंटी देता कि यस न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज है और जो क्या है, सॉलिड है, तभी तो इसने डिफ्लेक्ट किया। तो न्यूक्लियस में ये क्या बताता है आपका कि जो परमाणु का मध्य भाग है, वो परमाणु का मध्य भाग आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा है, सॉलिड है, और उस मध्य भाग को, परमाणु के मध्य भाग में संपूर्ण द्रव्यमान निहित है, द्रव्यमान निहित है, पॉजिटिव चार्ज मतलब द्रव्यमान निहित है, द्रव्यमान निहित है, तथा इस मध्य भाग को क्या कहा उन्होंने, नाभिक कहा। इस मध्य भाग को क्या कहा बच्चों उन्होंने, नाभिक कहा, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, उसके मध्य भाग में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। इज इट क्लियर।
इज इट क्लियर? निष्कर्ष भी एक साथ में साथ के साथ बताते रह रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट इसी को और पुख्ता करता है। चौथा पॉइंट कि 10⁶ अल्फा कण में, मतलब 1 मिलियन अल्फा कण में, 1 मिलियन अल्फा कण से एक अल्फा कण ऐसा था कि जिसका एंगल, जो डिफ्लेक्शन एंगल था, वो लगभग कितना था बच्चों? लगभग वो था 180 डिग्री। मतलब 10⁶ अल्फा कण में से एक ऐसा कण था जो सीधा इधर जाना चाह रहा था, टकरा के वापस आ गया। मतलब वो जाना तो इधर चाह रहा था, लेकिन वो 180 डिग्री टकरा के क्या आ गया बच्चों? वापस आ गया। सीधा टकराया और फिर वापस आ गया। टकराने का मतलब फिजिक्स में सीधा फिजिकल कोलिजन हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। टकराने का मतलब, कॉलिजन का मतलब, संघट का मतलब फिजिक्स में होता है कि अगर वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे फिजिक्स में यस कॉलिजन हो रहा है। कि वह अगर वेग और संवेग में परिवर्तन हो रहा है किसी सिस्टम के, तो हम कहेंगे वहां पर कॉलिजन हो रहा है। मतलब कि जैसे ये न्यूक्लियस था ना, और अल्फा कण +2e पॉजिटिव चार्ज है, भागा तो इसने क्या कर दिया कि यहीं से इसको वापस भेज दिया। तो मतलब रियल कॉलिजन नहीं हुआ, दूरी से उसको भगा दिया है। तो उसको मतलब, और 180 डिग्री भगाया है, इसका मतलब यह हुआ कि जो नाभिक है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ठोस है, और नाभिक में संपूर्ण धनावेश निहित है। तो ये जो आपका चौथा पॉइंट है, ये बताता है नाभिक ठोस है और संपूर्ण धनावेश उसी में निहित है। नाभिक क्या है? ठोस है। ओके, नाभिक आपका क्या है बच्चों? ये नाभिक मैं यहीं पर लिख लेता हूं कि ठोस है और संपूर्ण धनावेश इसी में निहित है। संपूर्ण धनावेश इसी में निहित है। तो फिर उसके बाद इन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया, जो कि दुनिया का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है बच्चों, जो जंप कराएगा हमें क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है बच्चों, जो किस में जंप कराएगा हमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये इनके ऑब्जर्व थे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, मतलब इन दो स्टूडेंट, और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इससे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए आर पार चले जा रहे थे। दूसरा कि परमाणु के मध्य भाग में एक अत्यंत सूक्ष्म ठोस है जिसको नाभिक कहते हैं। क्यों कहा ये? क्योंकि 8000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से ज्यादा विक्षेपित हो रहा था, और 10⁶ मिलियन इलेक्ट्रॉन, 6 मिलियन मतलब 10⁶ अल्फा कण, मतलब 1 मिलियन अल्फा कण में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर वापस आ रहा था। मतलब परमाणु के मध्य में एक सूक्ष्मतम गोला है जिसको हम नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेश है। धनावेश क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहे, बहुत ठोस है। ठोस क्यों है? क्योंकि वहां पर से आपका अल्फा पार्टिकल आर पार नहीं जा पा रहा है। तो उस मध्य भाग को क्या कहा? नाभिक कहा। तो उसके बाद बच्चों इसमें अल्फा कण रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपका, उसके कारण आपका न्यूक्लियर मॉडल में जो मैंने नियम बता दिया है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के मध्य में एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उस मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा बच्चों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो मैंने बता दिया है वही आपको परमाणु मॉडल, और इसको रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं बच्चों। क्या? कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यस, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। तो दैट इज द, क्या कहेंगे इसको? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, कि रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक प्रयोग। तो इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है कि अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा पॉइंट, मध्य में एक सूक्ष्मतम पॉजिटिव सॉलिड है जिसको हम नाभिक बोलते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों कि देखो बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है
इन्होंने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर सर्पिलाकार कक्षा में घूमते हैं और नाभिक यहां पर आपका मध्य में क्या है, नाभिक है, और इसमें क्या होता है, संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज या संपूर्ण मास निहित होता। अब सुनना, जब यह एक्सपेरिमेंट हुआ तब न्यूट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं था बच्चों, ठीक है। तो उस टाइम यहां अंदर नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर मार रहे। इन्होंने क्या कहा कि जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी निकाल लेते हैं और आपका ऑब्जर्व थियोरेटिकली भी निकाल लेते हैं कि जो आपका लगभग परमाणु का आकार होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर का रेडियस होता है। परमाणु का जो रेडियस होता है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, परमाणु की त्रिज्या लगभग है, लगभग अलग अलग एलिमेंट के परमाणु का आकार अलग अलग होता है बच्चों, तो लेकिन लगभग ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर का। और जो आपका नाभिक की त्रिज्या है बच्चों, नाभिक की त्रिज्या जो आती है, नाभिक की त्रिज्या बच्चों लगभग 10⁻⁻15 मीटर की। ये तो एंगस्ट्रॉन में हो गया और ये आपका फर्मी मीटर में हो गया 10⁻⁻15 मीटर में। मतलब कि जो परमाणु है आपका, परमाणु आपका नाभिक से 10⁻5 टाइम बड़ा है। मतलब कैसे समझे, मान लो अगर नाभिक की त्रिज्या 1 मीटर है, अगर नाभिक की त्रिज्या क्या है बच्चों, मान लो 1 मीटर है, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, नाभिक की त्रिज्या अगर 1 मीटर है तो परमाणु की त्रिज्या, एटम की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ एटम 10⁻5 मीटर। 10⁻5 मीटर मींस ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 मीटर। अगर नाभिक 1 मीटर का है तो हमारा परमाणु कितने मीटर का हो जाएगा, अगर नाभिक की त्रिज्या 1 मीटर है तो परमाणु की त्रिज्या 1,00,000 मीटर का, और बीच का स्पेस खाली खाली है सारा। समझ में आ रही बात, सारा का सारा मास तो किसमें है बच्चों, न्यूक्लियस में, बाकी तो सारा एटम खाली और खोखला है। और हम कहते हैं जमीन नहीं है, अरे भाई दुनिया की सारी जमीन एम्प्टी है। समझ में आ रही बात, दुनिया की सारी जमीन एम्प्टी है। देखो यहां पर केवल ये मास है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोई साइज का पता ही नहीं है कितना स्मॉल है, और यहां पर ये आपका पूरा का पूरा स्पेस फुल है। मतलब कि जो आपने देखो ये न्यूक्लियस मतलब 1 मीटर वाला ही सॉलिड है, बाकी 1,00,000 मीटर के जो परमाणु है ये सारा खोखला है। समझ में आ रही, परमाणु के मॉडल के अनुसार। बाद में जब उच्च कक्षाओं में जाओगे आप तो इलेक्ट्रॉन को आप वेव की तरह डील करोगे बच्चों, है ना। तो फिलहाल यहां समझो आप कि पूरा का पूरा स्पेस तो एम्प्टी है और हम कहते हैं कि जमीन नहीं है ना। समझ में आ रही बात। तो ये आपका एक थोड़ी सा ये साइज, हाँ अलग अलग परमाणु का नाभिक की त्रिज्या अलग अलग होगी और परमाणु की त्रिज्या भी अलग अलग होगी, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके आगे, अच्छा ये इसको मैं थोड़ी सा ऊपर, आप समझ गए ना इसको कैसे, यहां पर दिख नहीं रहा ना नीचे। तो देखो ये न्यूक्लियस आपका और ये आपका रेडियस, ठीक है, ये आपका परमाणु। तो देखो अलग अलग परमाणु की त्रिज्या अलग अलग होने वाली है। क्यों अलग अलग होने वाली है बच्चों, अलग अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि प्रोटॉन अलग अलग परमाणु के अलग अलग एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या अलग और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग, सेल अलग होने वाले हैं, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या भी क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो होता आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसने एक नई फिजिक्स को जन्म दिया बच्चों। और मात्र 2 साल, अच्छा इसके जो ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक मतलब इसमें थोड़ी सी जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन आपकी क्या थी बच्चों, लिमिटेशन इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। लिमिटेशन जो थी मतलब लिमिटेशन जो इनकी थी वो क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नहीं समझा पाए। मतलब सबसे बड़ी समस्या, बाकी तो समस्या थी कि इन्होंने क्या कहा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक का, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है।
अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उस टाइम फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज एक साथ क्या कर रही थी, डेवलप हो रही थी। तो मैक्सवेल के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेश वाला कण एक्सेलरेट मोशन करता है, मतलब त्वरित गति करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, मतलब वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को विकिरित करेगा, उत्सर्जित करेगा। मतलब कि बच्चों आप समझो इसमें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्किल में घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्वरित मोशन है। त्वरित मोशन त्वरित गति है, त्वरित गति है मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्योंकि सर्किल में घूम रहा है ना, भले ही इसका कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, सर्किल में घूम रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है तो उसमें त्वरण होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा। और मैक्सवेल ने कहा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कंटिन्यूअसली खत्म करता रहेगा, इमिट करता रहेगा। भाई अगर ये ऊर्जा को इमिट कर रहा है, ये ऊर्जा को दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि इसके पास अनंत ऊर्जा होगी, नहीं। तो जब इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस बोलेगा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी एनर्जी कम होगी तो बोलेगा आजा बेटा मेरे पास। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है दरअसल वो कैसा हो रहा होगा, स्पाइरल वेव वाला, सर्पिलेकार कक्षा में। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और मैक्सवेल ने कहा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, ऊर्जा उत्सर्जित करनी चाहिए। क्योंकि जो रदरफोर्ड ने एक गलती की थी कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है, बस वहां पर किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है, तो ये ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो यहां पर क्या हो गया कि ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो न्यूक्लियस इसको खाता जाएगा, और एक बार आके न्यूक्लियस में गिर गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर खत्म कर देंगे परमाणु को। और ये प्रोसेस केवल और केवल 10⁻⁻8 सेकंड में हो रही थी। मतलब 10⁻⁻8 सेकंड का मतलब 0 पॉइंट और 0 के आगे 8 जीरो और फिर 1 सेकंड, बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिरेगा और परमाणु खत्म। अगर परमाणु खत्म तो ये दुनिया की कल्पना फिर कैसे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, हम लोग तो सब है। तो ऐसा, तो इसलिए इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बाकी तो सारी चीजें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए, फिर आगे की चीजों को नहीं समझा पाए, मतलब ये पहले ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि दे कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो बाकी सारी चीजें धरी की धरी रह गई। तो इसलिए इस मॉडल को छोड़ना पड़ा। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि 19th सेंचुरी के बाद की जो रिसर्च है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड का मॉडल था 1911 में, और मात्र 2 साल बाद 1913 में बोहर एटॉमिक मॉडल आया, या बोहर न्यूक्लियर मॉडल आया, मात्र 2 साल में बच्चों। और यहां से जन्म होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। इज इट क्लियर? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बोहर परमाणु मॉडल, और 100% उस पर क्वेश्चन आपको मिलता है बच्चों, चाहे नीट में हो, जेई में हो, या आपके एग्जाम में हो, बोहर परमाणु मॉडल। तो डायरेक्ट मैं बोहर परमाणु मॉडल से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ये आगे का थोड़ी से आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बोहर परमाणु मॉडल। तो दैट इज द, बाकी इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको आप खुद करेंगे, ठीक है। तो बोहर परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, या न्यूक्लियर मॉडल भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, परमाणु मॉडल, ठीक है बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल। इज इट क्लियर? इन्होंने जो न्यूक्लियर की जो समस्याएं थी बच्चों, इनकी जो लिमिटेशन थी बोहर एटॉमिक मॉडल में, बोहर एटॉमिक मॉडल, ओके, इन्होंने आपके 3 पोस्टुलेट दिए हैं परमाणु से संबंधित, है ना बच्चों। तो हम उसको ज्यादा में स्प्लिट कर सकते हैं, 4 या 5 में।
और बच्चों इन्होंने जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसी को मॉडिफाइड करके सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही, पहली चीज बच्चों, इन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम 100% अप्लाई नहीं हो सकते हैं। मतलब न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर 100% अप्लाइड नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है बच्चों, ये समय के साथ आप समझ पाएंगे, ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं आपको। तो इन्होंने कहा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम हैं वो क्वांटम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब न्यूक्लियस में, एटम में, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, मॉलिक्यूल पर, वो 100% अप्लाई नहीं हो सकते हैं। मतलब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को वहां 100% अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन्स के लॉ पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहली चीज, ओके। तो उसमें इन्होंने जो परमाणु जो आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उस पर मॉडिफाइड किया, और जो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिटल में घूमता है, इन्होंने कहा किसी भी ऑर्बिटल में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित ऑर्बिटल में घूमते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या था बच्चों, इन्होंने 1913 में फर्स्ट पोस्टुलेट, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, ये आपका न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन के चारों, वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं, निश्चित सेल में घूमते हैं। या तो वो यहां रह सकते हैं या फिर वो इस सेल में रह सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? या तो वो यहां रह सकते हैं, या तो वो यहां रह सकते हैं, या वो बाहर रह सकते हैं, मतलब तीसरे लेवल पर जहां जो आगे होगा आपका। और इन सेल का नाम उन्होंने बोला इसका KLLMNO सो ऑन। तो उन्होंने कहा, किसने, बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं, और प्रत्येक ऑर्बिट का जो आपका प्रत्येक ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब कोणीय संवेग L इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रेखीय संवेग इंटू लीनियर मोमेंटम इंटू P, वो रेडियस, यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस R इंटू इस जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, माना इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू v। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो R और इसको क्या लिख सकते हो, तो m इंटू v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड NH/2 पाई। तो दैट इज द, ये क्या हो जाएगा, m v r साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा क्योंकि ये 90 डिग्री है बच्चों, साइन थीटा क्या है आपका, r क्रॉस f 90 डिग्री होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूं, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये कोणीय संवेग है, ये क्या है आपका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग क्या हो, NH/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब यहां पर H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है बच्चों। H क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू प्लैंक नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है। कितना होता है, जो भी वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। 2 पाई में आपका फिक्सर, n इज इक्वल टू, n एक इंटीजर है बच्चों, n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट। लेकिन बच्चों n की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? मतलब
या तो इलेक्ट्रॉन किस में घूम सकता है, जहां किस ऑर्बिट में घूम सकता है, किस सेल में घूम सकता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम या तो क्या हो, NH/2 हो। मतलब n इक्वल टू 1 रखो, H/2। यहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2H/2। तीसरे वाले में क्या होगा, 3H/2। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रह सकता, यहां नहीं रह सकता, यहां नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। समझो, इस इक्वेशन ने इस इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिट में घूमने के लिए फिक्स कर दिया है। समझ में आ रही बात समझ रहे हो कि इस इक्वेशन ने इलेक्ट्रॉन को बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये ऑर्बिट क्या है, H/2। इसका इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, मतलब कोणीय संवेग है, वो क्या है, वो H/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। तभी इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूम सकता है। तो इनका पहला नियम क्या था कि इलेक्ट्रॉन, इनका पहला जो पोस्टुलेट बोलते हैं इसको, अभिग्रीत, बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रीत। तो पहला अभिग्रीत क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L = NH/2 का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहां से आपने वैल्यू निकाल दी, तो दैट्स एंगुलर मोमेंटम L = क्या होता है, mvr, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r उस ऑर्बिट की नाभिक से दूरी मतलब त्रिज्या, = n इंटीजर है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2π आपका कांस्टेंट है। पहला नियम, आप इसको दूसरा तीसरा भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। पहला नियम। दूसरा नियम बच्चों, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, जिस सेल में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, घूमते समय इलेक्ट्रॉन को न तो घूमते समय ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है। समझ में आ रही बात कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमते समय वह ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करता है, बस कंटिन्यूअसली घूमे जा रहा है। और उसको जो घूमने के लिए एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। भाई यहां न्यूक्लियस है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है, जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो उसको घूमने के लिए कंटिन्यूअसली क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। इज इट क्लियर? तो इसलिए वो अपनी ऊर्जा को घूमते समय उत्सर्जित नहीं करता है। अब मैक्सवेल के उस नियम का क्या होगा फिर, जो कि मैक्सवेल ने बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, जिसके अनुसार हमने परमाणु के रदरफोर्ड को बताया था कि हाँ भाई ये गिर जाएगा। तो इन्होंने कहा, सुनना जरा बात को, बोहर ने कहा कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम यहां अप्लाई नहीं कर सकते आप। समझो जरा बात को, ये हम जंप कर रहे क्वांटम मैकेनिक्स में, कि उन्होंने कहा कि क्लासिकल के 100% नियम यहां अप्लाई नहीं होंगे। यस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, मतलब तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, घूम रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, लेकिन ये इस टाइम घूमते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा, और जो कि बिल्कुल सही बात है। इज इट क्लियर? और इसके पीछे क्या रीजन दिया उन्होंने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम हूबहू यहां अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो आपको सोचना है कि नए क्या होने वाला है उसमें। ठीक है, तो दैट इज,
ये दूसरा नियम कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमते समय न तो उत्सर्ज ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, नहीं अवशोषित करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली उसमें घूम रहे हैं। और घूमने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब जो अभिकेंद्र बल कंटिन्यूअसली लग रहा होगा, वह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से क्या होता है, प्राप्त होता है। और यहां से एक खतरनाक बात आती है कि ये जब घूम रहा है तो इसका अभिकेंद्र बल जो होगा, अभिकेंद्र बल को क्या लिखेंगे, mv²/r। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्टैटिक्स बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना लग रहा होगा, F=1/4πε0 Q1, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो E, और न्यूक्लियस का चार्ज पता नहीं किसका न्यूक्लियस है, तो मैंने लिख लिया न्यूक्लियस में माना Z प्रोटॉन थे, न्यूक्लियस में माना Z प्रोटॉन थे, न्यूक्लियस में माना Z प्रोटॉन थे, और प्रत्येक प्रोटॉन का चार्ज E था, तो इसको लिख लिया मैंने ZE डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस R, तो डिवाइडेड बाय R²। तो बच्चों घूमते समय ये फोर्स इसके निश्चित बराबर होने वाला है। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं, देखो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला FC=FE होना ही पड़ेगा। तो दिख रहा है FC=FE होना ही पड़ेगा। तो लेट अस सी यार, यहां पर mv²/r =1/4πε0 Z E और E²/r²। तो दैट्स ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको भी आगे आप काम आने वाला है, याद रखेंगे, पहला दूसरा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को आप याद रखेंगे। यहां से दो नियम आपके, दो पोस्टुलेट मोटे मोटे तौर पर हो गए हैं। तीसरा पोस्टुलेट बच्चों यहां पर समझ गए, और इसमें और चीजें बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं पहले, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो जो सेल की एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होती है। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो आपका तीसरा नियम है, ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा कि अगर ये आपका नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में आपका घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में आपका घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वही इस सेल की भी ऊर्जा होगी। सेल या ऑर्बिट जो भी बोले आप, इस सेल की ऊर्जा K सेल है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी वही होगी और उस सेल की ऊर्जा भी वही होगी। इस इलेक्ट्रॉन के रहने से इस सेल की ऊर्जा हो रही है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वही इस सेल की भी ऊर्जा है, और इस सेल या इस इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा होगी। न्यूक्लियस से जितना दूर है तो इसकी निश्चित ऊर्जा होगी बच्चों। उसके बाद जो दूसरा वाला सेल है आपकी, यहां पर इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए निश्चित ऊर्जा चाहिए होगी, मतलब इस सेल की ऊर्जा भी निश्चित है, और जितनी इस सेल की ऊर्जा उतनी ही इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी है जो इलेक्ट्रॉन इसमें रह रहा होगा। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है कि कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगा। तो पहला समझना बात को बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ये आपका फर्स्ट सेल, मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसमें है E1। समझना बात को जरा ध्यान से। और किसी तरह जब हम, क्या है बच्चों नेक्स्ट पोस्टुलेट, कि जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं, जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो ये निश्चित एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है और निश्चित एनर्जी को ही इमिट भी करता है। और क्यों करता है वो समझते हैं हम। जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो माना ये देखो बच्चों, ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन को रहना है तो कम से कम इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, E2 एनर्जी होनी चाहिए। तो जब हम यहां एनर्जी देते हैं बच्चों, तो ये वाला लोअर ऑर्बिट का लोअर सेल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निश्चित एनर्जी को लेकर इस हायर सेल में चली जाता है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गया बच्चों हायर सेल में। और ये कब जाएगा, सुनना बच्चों, कभी भी नहीं जा सकता। ये तभी जा सकता जब इस एनर्जी डिफरेंस को ही आप एनर्जी दे रहे हो, तभी ये उतने को खाएगा और यहां जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन
इस सेल में जाता है, इस ऑर्बिट में जाता है, तो दिस इज द हाईली अनस्टेबल स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, यहां रहेगा ये 10⁻⁻8 सेकंड से कम समय तक। ओके और फिर क्या करता है कि यहां जितने समय रहा रिवॉल्व किया और उसके बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है बच्चों, बिकॉज ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है और नेचर में भी कोई भी चीज है वो स्टेबिलिटी चाहता है बच्चों। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जब नीचे आता है तो बच्चों जितनी एनर्जी इसने खाई थी ना उसको ये इमिट कर देता है और इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण और इसी का नाम है फोटोन। यहां पर h कैप प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति। तो बच्चों कितनी मतलब इसने खाया भी कितना था, एच न्यू, उल्टी भी कितनी की, एच न्यू की। मतलब कि जो ये फोटोन की एनर्जी होगी उसको कैसे निकलेगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फोटोन की आवृत्ति। यहां से मैं न्यू निकाल सकता हूं, न्यू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। तो ये इसी को इसने एब्जॉर्ब किया था और उसी को उसने इमिट भी कर दिया। तो मतलब जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर जाता है और इसी को दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं हम, कि तब एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एटम नहीं जा रहा है कहीं, केवल एटम की एनर्जी चेंज हो जाएगी। एटम की एनर्जी चेंज क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां था तो पूरे एटम की एनर्जी कुछ और होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो पूरे एटम की एनर्जी कुछ और है। समझो जरा बात को। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो उस टाइम हम एटम को बोल रहे हैं एटम एक्साइटेड स्टेट में है, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में था, नॉर्मल ऑर्बिट में था, तब हमने कहा एटम क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है। एटम नहीं जाता कहीं, उसकी एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन जाता लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हुई तो ओवरऑल एटम की एनर्जी चेंज हुई, इसलिए हमने बोल दिया एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, एटम एक्साइटेड स्टेट में। ऑल्सो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है या इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है। तो दैट इज द, यहां से आप E2 माइनस E2 एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, E1 ग्राउंड एनर्जी वो लोअर ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फोटोन की आवृत्ति, जिसको ये विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या किया है, क्या किया है, उत्सर्जित किया, अवशोषित भी किया है और उत्सर्जित भी किया है। अब सुनना मेरी बात को, यहां पर रदरफोर्ड से डिफरेंट क्या है, रदरफोर्ड ने कहा कि कंटिन्यूअसली इमिशन करता रहेगा, लेकिन बच्चों नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एटम कंटिन्यूअसली रेडिएशन को इमिट नहीं करता, बल्कि डिस्क्रीट रेडिएशन को इमिट करता है। मतलब निश्चित फ्रीक्वेंसी के ही फोटोन को क्या करता है, वो इमिट करता है, जो कि ये वाली थ्योरी हमें बता रही है। ठीक है, तो ये कि जब एटम को बाहर से एनर्जी दी जाती है तो वो एनर्जी निश्चित आवृत्ति के ही एनर्जी को खाएगा। मतलब कि अगर मान लिया जाए 10 फ्रीक्वेंसी के आवृत्ति को खाता है और आपने इसको दे दिया, मतलब न्यू चाहिए तुम्हें 10 हर्ट्ज का, और मान लिया जाए आपने न्यू दे दिया 9 हर्ट्ज का, ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और हायर स्टेट में नहीं जाएगा। हाँ, और अगर तुमने न्यू 11 दे दिया हर्ट्ज तो ये इसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये जब आप 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही इसको दोगे तभी ये एब्जॉर्ब करेगा और यहां जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो डिफरेंस वाला कितने वाला होने वाला है, 10 हर्ट्ज वाला होने वाला है फ्रीक्वेंसी। तो जब आप 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दोगे तभी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। आप 11, 12, 14 दे दो, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। या फिर जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है, मान लिया जाए यहां से यहां का डिफरेंस में उसको 20 हर्ट्ज चाहिए, मान लिया जाए, तो आपने 20 हर्ट्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, लेकिन यहां भी क्या रहेगा, वो 10⁻⁻8 सेकेंड मैक्सिमम रहेगा और फिर इससे रिफ्लेक्ट बैक आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ी सा आपको समझना है, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो यहां से बच्चों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके आते हैं बच्चों
बहुत ही आपके यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हम कल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, जो आपका एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां से जब हम आर की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, सिंप्लीफाइड करके जब आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो आर की वैल्यू आती है 0.52 या 353 कह सकते हैं आप किसको, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू ए नॉट। ये हो गया मतलब आपका जो बोहर ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की जो ये आपका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की त्रिज्या, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो इन ऑर्बिट की त्रिज्या निकालनी है। तो आपका ये फॉर्मूला, इसको जनरल में मैं लिख सकता हूं आर एन इक्वल टू 0.53 या 529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, जहां पर n क्या है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, और ऑर्बिट ये क्या है बच्चा आपका ऑर्बिट, ठीक है, दैट इज द ऑर्बिट, ओके, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। और जेड है आपका परमाणु क्रमांक, क्या है बच्चों, परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु आप ले रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर। जैसे ये हाइड्रोजन के लिए ही सही पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां पर वैल्यू रख लो, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की त्रिज्या r1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n, मतलब पहले के लिए 1 का स्क्वायर और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 एंगस्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया बच्चों 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो इसको जनरली क्या लिखते हैं हम, जनरली 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो इसको बोहर रेडियस भी बोलते हैं कि पहले जो आपका पहले ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आ रही बात, तो ये, तो इस पर हम क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द बेस्ट।